हेलो एवरीवन। तो अब शी याओ की सर्जरी तो सक्सेसफुल हो गई थी और उसे वार्ड में शिफ्ट भी कर दिया था। जल्द ही उसे होश भी आ जाएगा। जू वॉन को थोड़ी तसल्ली होती है और फिर वो घर जाती है और उसका फेवरेट चिकन सूप रेडी करके लाती है। जब दादाजी और आंटी चले जाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ केयर टेकर आंटी रह गई थी। जू वॉन उस केयर टेकर के थ्रू इनडायरेक्टली शी शियाओ की काफ़ी केयर करती थी। खाना उसके टाइम पर पहुंचाती थी। उसकी ड्रिप्स, उसकी मेडिसिन की टाइमिंग, हर चीज़ उसे अच्छे से याद होती थी। और फिर फाइनली वो टाइम आता है कि जब आंटी उसे कहती है कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम शी शियाओ को देख लो। और अब वो मौका था कि जब उसे शी शियाओ को देखने का टाइम मिल चुका था। वो उसके पास जाकर बैठती है और उससे कुछ मन की बातें करती है। वो गिल्टी फील कर रही थी, बार बार माफ़ी मांग रही थी कि मेरी वजह से तुम मुसीबत में फंसे हो। दादाजी बिल्कुल ठीक कह रहे थे। और फिर उसके साथ बैठी उससे बातें करती करती रोती रोती वो सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी आंख खुलती है तो एक्चुअली शी शियाओ के हाथ थे जो उसके बालों में बहुत प्यार से चल रहे थे। वो होश में आ गया था और बहुत खुश था कि जू वॉन उसके साथ है। जू वॉन तो डॉक्टर को बुलाना चाहती थी लेकिन वो सब कुछ करने से रोक देता है। कहता है बस तुम मेरे पास से ना जाओ। उसे बहुत भूख लगी थी। वो उसके लिए जो सूप प्रिपेयर करके लाई थी वो ही उसे पिलाने लगती है। और शी शियाओ, उसकी बस एक ही विश थी कि जब अब मैं होश में आया हूँ तो जू वॉन मुझसे दूर ना जाए। और बस इसी समय अचानक से दादाजी और आंटी ऊपर से आ जाते हैं। वो उन्हें देखते ही वहां से जाना चाहती थी लेकिन शी शियाओ दादा के सामने ही उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज जितने दिन मैं हॉस्पिटल में हूँ जू वॉन मेरी केयर करेगी। अब ऑफ कोर्स दादाजी अपने बीमार पोते की बात तो टाल नहीं सकते थे, लेकिन बाद में अकेले में जू वॉन से कहने लगते हैं तुमने अपना वादा नहीं निभाया, तुमने तो बोला था कि तुम चली जाओगी। वो दादा से बार बार सॉरी करती है और कहती है मैं क्या करूं, शीशे जब तक बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता तब तक मुझे उसकी केयर करने की इजाजत दे दें। मैं अपना वादा निभाऊंगी, मुझ पर भरोसा तो करके देखें। अब उसके बाद वो रोजाना उसके लिए खाना प्रिपेयर करके हॉस्पिटल में आती थी। दादाजी भी अपने घर से उसके लिए खाना भेजते थे लेकिन शीशाओ को हमेशा से जू ऑन के खाने का इंतजार होता था। तो अब वो उसके लिए हेल्दी फूड प्रिपेयर करती थी और वो हमेशा इतने नखरे करता था कि कहता था सिर्फ तुम्हारे ही हाथ से खाऊंगा। बस इसी तरह से कुछ दिन बीत गए थे। एक दफा उसकी ड्रेसिंग चेंज होती है और उसका वुंड अब बहुत बेहतर हो चुका था। यहाँ पर जब उसके शर्ट के बटन बंद करने थे तो आंटी इन दोनों को इकट्ठे देखकर शर्मा जाती हैं और एक बहाने से कॉल सुनने के लिए बाहर निकल जाती हैं। शीशियाओ को भी ये सीन ऑकवर्ड तो लगा था लेकिन वो मन ही मन खुश हो रहा था। शीशियाओ को कुछ पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन जू ऑन ने एक बात ठान ली थी और वो ये थी कि जो उसने वादा दादा से किया है वो निभा कर रहेगी और शीशियाओ को आइंदा फिर अपनी वजह से कभी मुसीबत में नहीं डालेगी। उसकी एक स्मूथ सी लाइफ है, उसे अपने साथ इन मुश्किल रास्तों का हमसफर नहीं बनाएगी। और फिर एक दिन डॉक्टर उसका वुंड चेक करके कहता है कि ये तो जख्म बिल्कुल ठीक होता जा रहा है और इसे अब 1-2 दिन में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जूहान ये सुनते ही खुश होने की बजाय परेशान हो जाती है। जैसे ही वो डिस्चार्ज होगा ऑफ कोर्स उन दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। वो डॉक्टर से कहती है कि इसका अभी डिस्चार्ज होना ठीक है और शीशिया वो हैरान हो रहा था कि तुम मेरे डिस्चार्ज होने से खुश क्यों नहीं हो रही। इतने में वो बात को बदलती है और आज वो उसके लिए उसके फेवरेट नूडल्स प्रिपेयर करके लाई थी। अब उसकी जो भी डाइट की रिस्ट्रिक्शंस थी वो सब खत्म हो गई थी। वो अपनी पसंद का खाना खा सकता था। शीशिया तो हर चीज को नॉर्मल ले रहा था। उससे कहने लगता है कि देखना मैं यहाँ से डिस्चार्ज हो जाऊंगा, थोड़े दिन घर पर रहूंगा और फिर दादाजी को समझा लूंगा, फिर हम दोनों वहीं चलेंगे जहाँ पर हमने रहने का फैसला किया था। जू ऑन उसके सामने तो यस करती रहती है लेकिन मन ही मन उसे पता था कि बस अभी हमारी कुछ आखिरी ही मुलाकातें होने वाली हैं। अब एक दिन वो ये शहर छोड़कर जाने की तैयारियां पूरी कर लेती है। उसने वो नेकलेस पहना हुआ था एरो वाला जो उसे गिफ्ट किया था शीशियाओ ने, लेकिन फिर उस एरो वाले नेकलेस को उतार देती है क्योंकि आज का ही वो दिन था कि जब शीशियाओ ने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना है। वो उसे कॉल करके कहता है कि तुम मुझे लेने जरूर आना और वो यस कर देती है। अब वो ऐसा करती है कि जो भी उसका ज़रूरी सामान था वो सारा पैक कर लेती है और उसके बाद जाने से पहले शीशियाओ के तकिए के अंदर छुपा कर वो एम्यूलेट रख देती है जो मरने से पहले दादी लेकर आई थी और उसमें जू ऑन के लिए और शीशियाओ के लिए बेस्ट विशेस थी। वो चाहती थी कि वो हमेशा इन्हीं विशेस की प्रोटेक्शन में रहे। अब उसके बाद वो हॉस्पिटल जाती है। डिस्चार्ज होने से पहले वो शीशियाओ के थोड़े बहुत हेयर ट्रिम करती है और ये सारा सीन शीशियाओ तो बहुत इंजॉय कर रहा था पर जू ऑन बहुत सैड दिखाई दे रही थी। वो उससे कहती है कि घर जाने से पहले क्यों ना हम थोड़ी देर खुली फिजा में घूम लें।
और उसे अपने साथ नीचे ले आती है। यहाँ पर हॉस्पिटल के बाहर एक बहुत ही सुंदर सा नज़ारा था और नेचर इतनी सुंदर लग रही थी कि उन दोनों के मूड भी रिफ्रेश हो चुके थे। जुवॉन कहती है, क्यों ना हम यहाँ पर हाइड एंड सीक खेलें। ये कहते हुए उसके आंसू आ रहे थे। वो छुपाने के लिए वो उसे बैक साइड से हक कर लेती है। शीशिया उससे कहता है कि तुम बच्चों वाली बातें कर रही हो। इसके साथ ही जुवॉन उससे कहती है कि मेरी हमेशा से यही विश रहेगी कि तुम एक अच्छी और वंडरफुल लाइफ गुजारो, हमेशा प्रोटेक्टेड और सक्सेसफुल रहो। शीशिया को तो ऐसा लगता है कि मुझे नई जिंदगी मिली है, मैं जख्मी होकर ठीक हुआ हूँ, इसीलिए इस तरह की इमोशनल बातें कर रही है। और फिर उसके बाद वो छुपने के लिए चली जाती है। उसने पहले से ही जगह डिसाइड की हुई थी। शीशिया काउंटिंग करता है और फिर उसके बाद जुवॉन उसे आवाज लगाती है, मुझे ढूंढने के लिए मत आना क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ कर जा रही हूँ। मैंने शुरू से लेकर अब तक तुमसे रिलेशनशिप इसलिए रखा था क्योंकि मुझे तुमसे मतलब था। मैंने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं है। मैं तो सिर्फ गुयान से पैसे निकलवाने के लिए ही तुम्हारे साथ थी। और उसके बाद जो हमने स्नोफॉल देखने का सारा सफर किया है वो बस मैं स्वार्थी हो रही थी, वरना मुझे तुम्हारे लिए कभी फीलिंग्स नहीं थी। और अब हम दोनों ब्रेकअप करते हैं। ये कहते हुए वो वहां से चली जाती है। शीशिया बहुत चिल्लाता है, कहता है मेरे सामने आकर बात करो। लेकिन बस हाइड एंड सीक खेलते खेलते वो हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से गायब हो गई थी। शीशिया उसे तलाश करता करता थक हार के वहीं लेट जाता है और शाम हो जाती है। अब 1 महीना गुजर गया था और जुवॉन का कोई अता पता नहीं था। शीशिया अपसेट रहता था, बाहर जाता था, कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेता था। फैन उसे समझाता था पर वो कहाँ किसी की सुनता था। इतने में वहां बार में एक लड़की थी जिसका नाम लीना था। उसका काफी अरसे से शीशिया पर क्रश था, पर शीशिया था कि उसे अपने जुवॉन के अलावा कभी कोई नजर ही नहीं आती थी। ये लड़की यहाँ पर उसके लिए आज एक गाना गाती है और सबके सामने उससे कहती है कि क्या हम दोनों डेट करें। उसी समय शीशिया को उसके गाने में या उसके प्रपोजल में कोई भी लगाव नहीं था। उसे जुवॉन का मैसेज आया था और वो वीचैट पर उसे 20,000 सेंड कर रही थी। कहती है कि तुमने मुझे 50,000 लोन दिया था, अभी मेरे पास इतने ही है, बाकी भी जल्द ही लौटा दूंगी। ये देखते ही उसे इतना अनजाना फील होता है कि वो तुरंत ही वो मनी भी एक्सेप्ट कर लेता है और साथ ही साथ उस लड़की के प्रपोजल को भी। अब इसी तरह से समर्स थी कि बीती जा रही थी और कब की ऑटम भी स्टार्ट हो चुकी थी। जुवॉन पूरी मेहनत कर रही थी। उसने कुछ महीने बाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम का रीटेक करना था, जबकि शीशियाओ वो उस नई लड़की लीना के साथ था। लेकिन ना वो उसे खुश रख पाता था और ना ही वो लड़की इसके साथ खुश थी। उसे जुवॉन के अलावा और किसी की याद नहीं आती थी, वो किसी के साथ रह ही नहीं सकता था। इसीलिए थोड़े ही दिनों बाद उससे ब्रेकअप कर लेता है। और ये ब्रेकअप भी ऐसा था कि जिसके बीच कोई संबंध बना भी नहीं था कभी। अब एक दिन रात को जब वो अपने बिस्तर में सो रहा था तो उसे अपने तकिए में छुपा हुआ वही एम्यूलेट दिख जाता है जहाँ पर उसके लिए गुड विशेस थी। ये देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बार बार जुवॉन को कॉल कर रहा था और वो लेट नाइट स्टडीज कर रही थी। जब वो बार बार उसकी कॉल्स देखती है, रिजेक्ट करते करते आखिरकार उसका फोन उठा ही लेती है। वो कॉल कनेक्ट होते ही उस एम्यूलेट पर लिखी हुई विश पढ़ने लगता है और कहता है ये सब क्या है। कह दो जुवॉन कि तुमने झूठ बोला था, एक दफा बोलो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जुवॉन रोती रहती है और फिर एकदम बोल्ड होकर कहती है कि मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया था, क्यों ये बात नहीं समझ लेते, मुझे जिंदगी में मूव करने दो। शीशिया बेचारे का इतनी बुरी तरह से दिल टूटा था कि अब की बार वो उससे कहता है कि मुझे आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना, अगर अपनी शक्ल दिखाई तो मैं तुम्हें इतना रुलाऊंगा कि तुम मुझसे भीख मांगोगी। और बस इसी के साथ ही हमें यह भी दिखाया जाता है कि जियांग का अपनी मम्मी के साथ कनेक्शन बिल्कुल ही खत्म हो गया था। वो तो अब छुट्टियों पर भी घर नहीं जाया करता था, उन्हें इनकार कर देता था। और इसके साथ ही न्यू ईयर भी आ जाता है। न्यू ईयर की जब सेलिब्रेशंस चल रही थी तो शीशिया को जुवॉन की बहुत याद आती है। उन्होंने सोचा था कि वो न्यू ईयर इकट्ठे साथ मनाएंगे, तो बस उसके सपनों में ही जुवॉन उसके पास आती है और वो ख्वाबों ख्यालों में उसके साथ डांस कर रहा था। और इसी चीज की वीडियो फैन और मैंग भी बना लेते हैं। उन्हें बहुत दया आती है कि हमारे फ्रेंड का कितना दिल टूटा हुआ है। और बस जुवॉन को इमेजिन करते करते वो बहुत हंसता है और फिर बाद में उतना ही रोता रहता है। अब नया साल शुरू हो गया था और जिंदगी की नई शुरुआत भी। जुवॉन के पास टॉप की यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर भी आ चुका था। अब वो हुआचिंग यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री लेगी। ये उसकी अचीवमेंट थी जो उसे एकदम खुश किए हुए थी कि वो दादी का सपना पूरा कर सकती है। अब वो लाइफ में वाकई आगे बढ़ना चाहती थी, अपने बल पर कुछ करना चाहती थी। और फिर इसी के साथ ही 10 साल बीत जाते हैं। 2026 में दिखाते हैं कि जुवॉन अब एक कैरियर ओरिएंटेड वुमन बन चुकी है।
उसकी कंपनी का नाम बॉक्सिंग कंस्ट्रक्शन था और वो आज एक बिड के लिए जा रहे थे, लेकिन जुआन लेट हो जाती है तो उसका मैनेजर बहुत ही परेशान होता है कि आज के दिन लेट कैसे हो गई है, कॉल भी पिक नहीं कर रही। लेकिन वो बिडिंग के लिए नहीं आई थी, बल्कि बैक डोर से अपनी वो बिड जीतने के लिए बहुत कोशिशें कर रही थी। वो उस कंपनी के सीनियर के पास जाती है, उसे कुछ ऐसे सबूत दिखाती है कि जिसकी वजह से वो अपोनेंट कंपनी को रिजेक्ट कर देगा। और फिर फाइनली वो उस मोमेंट पर उस सीनियर बॉस के साथ एंट्री करती है कि जब दूसरी कंपनी वो बिड जीतने वाली थी और एंड टाइम पर रिजल्ट चेंज हो जाते हैं और फाइनली बॉक्सिंग कंस्ट्रक्शंस को ही वो बिड का विनर करार दे दिया गया था। अब वही मैनेजर जो थोड़ी देर पहले ही उस पर गुस्सा कर रहा था, अब उसे कहता है कि तुम कितनी ज़हीन हो, मैंने तो इस ढंग से सोचा भी नहीं था। वो कहती है कि ये जो जूनियर्स थे इन्हें इस इशू से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जो सीनियर हैं वो रिटायर होने वाले थे और इसीलिए मैंने उनको अप्रोच किया है। और फाइनली जैसे तैसे वो बिड जीत चुकी थी और उसके बाद वो कल की छुट्टी लेकर वहां से चली जाती है। वो कहती है कि कल एक इम्पॉर्टेंट पर्सन को पिक करने के लिए मैंने एयरपोर्ट जाना है। और फिर हमें दिखाते हैं कि जुआन एयरपोर्ट पर थी, किसी से बात कर रही थी कि आज हम क्या डिनर करेंगे, इतने दिनों बाद तुम्हें देखने वाली हूँ। और शीश याओ भी उसी एयरपोर्ट पर था और वो भी कुछ इसी तरह की बातें कर रहा था। ऐसे लगता है कि जैसे वो एक दूसरे से मिलने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन इतने में हमें दिखाते हैं कि शीश याओ आगे बढ़ जाता है और जुआन कहीं और निकल जाती है। जुआन जियांग को पिक करने के लिए आई थी जो कि अब्रॉड से वापस आया था, जबकि शीश याओ वो भी बहुत साल यूरोप रहने के बाद अब वापस चाइना आ रहा था। वो अब एक आर्टिस्ट बन गया था जिसे लोग चाइना का पिकासो भी बोलते थे और इसके साथ साथ फैन उसका मैनेजर बन गया था और उसको बहुत से फॉरेनर्स भी आजकल अप्रोच कर रहे थे अपने प्रोजेक्ट्स और आर्ट गैलरीज को लेकर। वो वाकई आर्टिस्ट की दुनिया का एक आइडल था। और बस यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। अब नेक्स्ट स्टोरी में क्या होगा, ये दोनों कैसे मिलेंगे, क्या शीश याओ से माफ कर पाएगा, ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।